वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारे पास क्लास 12 के चैप्टर 6 EMI से है और आज इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे फेराडेज एक्सपेरिमेंट के लिए। यस, जो भी फेराडे ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे EMI को लेकर, हम उन सभी एक्सपेरिमेंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और फेराडे के एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम यहाँ पर इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे फेराडेज लॉ एंड लेंस लॉ, यानी कि फेराडे। और जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं फेराडेज के एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे आए, क्यों हुए? देखो, एक बात बताओ, आपने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़े थे 4th एंड 5th, उन चैप्टर्स में आपने क्या पढ़ा था? यस, आपने उनमें पढ़ा था कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो फिर क्या होता है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसा ही पढ़ा था ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपने करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोडक्शन है वो आपने वहां पे स्टडी किया था। लेकिन अगर रिवर्स सोचा जाए तो क्या वो पॉसिबल है? रिवर्स मतलब कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो और उस मैग्नेटिक फील्ड से आप करंट को प्रोड्यूस करें तो क्या ये पॉसिबल है? सोचो। तो यही सोचते हुए, इसी थॉट को अपने माइंड में रखकर क्या हुआ था, फेराडे और हेनरी उन दोनों ने मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, क्योंकि उन्होंने भी यही सोचा था कि भाई जिस तरह से इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, सेम टू सेम उसी मैनर में मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू भी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं उन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट 1 की बात करते हैं। ओके, तो एक्सपेरिमेंट 1 में उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने एक कॉइल लिया था। ये लीजिए, ये आपके पास एक कॉइल है और उन्होंने क्या किया था, इस कॉइल को गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया था। ये हमने कर दिया यहाँ पर इसे गैल्वेनोमीटर से अटैच। गैल्वेनोमीटर आपको ध्यान देना क्या होता है, यस, दैट डिटेक्ट्स करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है वो क्या होता है आपके पास, गैल्वेनोमीटर। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट को ये डिटेक्ट करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसमें डिफ्लेक्शन आता है। ओके, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, इसके पास एक बार मैग्नेट जो है ना, उसके साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। यानी कि ये इनके जो एपरेटस थे, क्या क्या, इनके पास एक तो बार मैग्नेट थी और उनके पास एक ये सर्किट था जिसके अंदर ये थी हमारे पास कॉइल और ये था हमारे पास क्या, गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन में, ओके, मैं यहाँ पे मार्किंग कर देती हूँ नंबर A। फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने क्या किया कि ये जो बार मैग्नेट है इसको यहाँ पर इसके पास रख दिया। ओके, और पास भी कैसे रखा है, स्टेशनरी पोजीशन में। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब ये हुआ कि ये जो बार मैग्नेट है ये मूवमेंट नहीं कर रही है, और अगर मूवमेंट नहीं कर रही है तो हम कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। ओके, अब बार मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलती है, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब निकलेंगी तो वो इस तरीके से निकलती है, एन से बाहर की तरफ निकलती है। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल को इफेक्ट कर रही है? नहीं कर रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी बार मैग्नेट स्टेशनरी पोजीशन में है तो उस कंडीशन में कॉइल में कुछ नहीं होता है, और जब कुछ नहीं होता है तो जो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होता है ना, इसमें भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता, और जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है तो ये अपने नल पॉइंट पे रहता है। ओके, नल पॉइंट पे। तो ये इनका फर्स्ट पॉइंट था। इसके बाद इन्होंने अपनी सेकंड सिचुएशन में क्या किया, सेम यहाँ पर कॉइल ली और उस कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। ओके, और अब जो बार मैग्नेट आपकी यहाँ पर स्टेशनरी पोजीशन में थी, इसके एन पोल को इसके पास लेकर आए, स्लोली धीरे धीरे। ओके, तो ये हम यहाँ तक इसके एन पोल को इसके पास ले आए। ओके, और इसको इन्होंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया इस एरो के साइन से, और साथ साथ में v की वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बार मैग्नेट है इस तरफ मूवमेंट कर रहा है। ओके, विथ v वेलोसिटी। भाई जब मूवमेंट करेगा तो कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी, तो हमने सपोज कर लिया इसकी वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर v है। अब जब ये इसके पास आता है ना, स्लोली इसके पास आ रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ये क्या करेंगी, कॉइल को इफेक्ट करती है ना। इसका मतलब कैसे इफेक्ट करती है कि भाई कॉइल्स के पास ज्यादा से ज्यादा जो है वो आती है, क्योंकि जब आपकी बार मैग्नेट कॉइल के पास जा रही है, स्लोली पास जा रही है,
तो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं थी, है ना, लेकिन फिर क्या हुआ, इस कोयल के पास थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई, थोड़ा और पास गई तो थोड़ी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई। इसका मतलब ये हुआ कि स्लोली स्लोली क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो भी यहाँ पर कोयल है उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। और जब यहाँ पर ऐसा हो रहा था तो यहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्व किया क्या कि जो गैल्वेनोमीटर है यहाँ पर इसमें डिफ्लेक्शन आया, और वो डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में आया, राइट साइड, यस, राइट साइड में डिफ्लेक्शन आया। और साथ साथ इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने लगी। क्यों? क्योंकि जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया है इसका मतलब ये है कि उसने करंट को डिटेक्ट किया है और वहां पर करंट जो है प्रेजेंट है, और उस करंट की डायरेक्शन क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? अब ये था इनका सेकेंड एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, अब देखो ये पास ला चुका है अपने बार मैग्नेट को, है ना, और यहाँ पर ये कंटिन्यूअस लेके आ रहा है विद v वेलोसिटी। अब थर्ड सिचुएशन में इन्होंने ये जो इनकी कॉइल है और ये जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है, इसके पास ये जो बार मैग्नेट ये जो लाए थे, अब इन्होंने स्टेशनरी पोजीशन में छोड़ दी है, यानी कि अब मूवमेंट नहीं हो रही है। मतलब आप वो दूर थी, आप पास लाए, यहाँ तक तो आप ला रहे थे स्लोली स्लोली, लेकिन अब आपने इसको लाकर यहाँ पर स्टेशनरी पोजीशन में छोड़ दिया है। तो उससे क्या हुआ कि जो आपके पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे यहाँ पर कनेक्टेड थी, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है क्या अब भी कनेक्टेड है, कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो स्टेशनरी पोजीशन में है ना। भाई अगर आपसे ये कहा जाए कि आप यहाँ पर खड़े हो जाओ और आपके पास यहाँ पर फील्ड लाइंस आ रही है ना, मतलब मान लीजिए बहुत सारी फील्ड लाइंस आपके पास आ रही है, अगर आप यहाँ पे है तो इसका मतलब जितनी भी जानी है चली गई, है ना, कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप मूवमेंट करें, आप इधर आए या फिर आप इधर आओ, तो क्या होता है कि भाई जो फील्ड लाइंस जो थी जो कंटिन्यूअस जा रही थी, अब आप यहाँ आ गए हो तो वो थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस तक जा रही है, लेकिन अगर आप यहाँ आ रहे हो तो थोड़ा कम डिस्टेंस पे जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और उस चेंज की बदौलत यहाँ पर इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें नल डिफ्लेक्शन आता है, नल डिफ्लेक्शन। ओके, नल डिफ्लेक्शन दैट मीन्स करंट फ्लो नहीं हो रही है। ओके, और इसके बाद इन्होंने अपनी फोर्थ सिचुएशन ली इसी एक्सपेरिमेंट की। फिर उसके बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया, बताओ अब क्या करेंगे। अब हम जो हमारे पास बार मैग्नेट है उसको यहां से दूर ले जाएंगे। ओके, तो चलिए दूर ले जाते हैं। मतलब ये कि ये जो बार मैग्नेट है ये जो यहाँ पे रखी हुई है, अब हम इसे यहाँ से दूर ले जा रहे हैं। और उस समय इसकी वेलोसिटी क्या है, v। देखो जब पास ला रहे थे तो एरो इस तरफ था, अब जब दूर ले जा रहे हैं तो एरो इस तरफ है। तो जब हम इसको दूर लेकर जा रहे हैं तो क्या होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आगे तक आ चुकी थी, अब ये क्या होती जा रही है, थोड़ा पीछे तक जाती जा रही है ना, यानी कि कम होती जा रही है। भाई यहाँ पर लाए थे तो ज्यादा हो गई थी, अब आप इसे दूर लेकर जा रहे हो तो वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, यानी कि इसके सारे जो टर्न्स है उनमें से पास नहीं होगी। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो यहाँ तक ही जो है पास हो पाती है। तो इस कंडीशन में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि गैल्वेनोमीटर में दोबारा से डिफ्लेक्शन आया, और वो डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में। ओके, यानी कि लेफ्ट साइड, पहली वाली साइड की अपोजिट साइड। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हुआ वो उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो वो भी क्या था, क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज। तो इस एक्सपेरिमेंट की इन चारों सिचुएशंस के बाद यहाँ पर फेराडे ने ऑब्जर्व किया क्या कि जब भी हम बार मैग्नेट को हम क्या करते हैं, इस कोयल के पास लाते हैं या फिर कोयल के दूर ले जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। देखो यहाँ पे आप पास ला रहे हो और यहाँ पर आप दूर ले जा रहे हो, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज और ऑब्जर्व की, वो क्या, इन्होंने ये देखा कि जब आपकी बार मैग्नेट जो है स्टेशनरी पोजीशन में है, यानी कि चाहे आप उसको कितना ही पास ला चुके हो या फिर आप उसे कितनी ही दूर ले जा चुके हो, बट इट इज इन स्टेशनरी पोजीशन। अगर वो स्टेशनरी पोजीशन में है तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्लियर सा है क्या,
कि ये जो बार मैग्नेट है इसमें क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रही है ना। किस किस के बीच में, कॉइल और बार मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हो रही है। और जब भी रिलेटिव मोशन होती है तो उस समय क्या होता है, करंट फ्लो हो जाती है। लेकिन अगर आप क्या करें इस समय, अगर इस कॉइल को तो आप यहाँ पे एज इट इज रखें और ये जो बार मैग्नेट है ये सेम एक्सपेरिमेंट इसमें अब हमने कौन से पोल के साथ किया है, एन पोल के साथ। अगर हम एस पोल के साथ करेंगे तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम एस पोल को, यानी कि एस पोल हमारे पास यहाँ होता है, तब हम इसको ऐसे स्टेशनरी पोजीशन में रखते हैं, तब भी यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। ओके, लेकिन जब हम एस पोल को इसके पास लाते हैं तो उस कंडीशन में डिफ्लेक्शन आता है, लेकिन कहाँ आता है, अपोजिट साइड में। ओके, अपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन आता है तो आपकी जो करंट फ्लो होगा वो भी कौन सी साइड में होगा, इसके अपोजिट साइड में, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में। और ये कौन सा है, क्लॉकवाइज। ये कब हो रहा है, जब आप एस पोल को पास लेके आ रहे हैं। एंड व्हेन जब आप एस पोल को इस कॉइल से दूर लेकर जाते हैं तो सेम टू सेम आपका डिफ्लेक्शन आता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में आता है, वो यानी कि वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो करंट भी आपका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा एंड दैट मीन्स इस डायरेक्शन में। ओके, और अगर आप यहाँ पर बार मैग्नेट को स्टेशनरी पोजीशन में छोड़ दें और कॉइल को इसके रिलेटिव में मूवमेंट कराएं, है ना, मतलब अब आपने बार मैग्नेट के एन पोल और एस पोल को लाए थे, अब आप क्या कर रहे हो, अपोजिट कर रहे हो। अपोजिट कर रहे हो इसका मतलब बार मैग्नेट को तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर कांस्टेंट कर रहे हो और इसको, कॉइल को मूवमेंट करा रहे हो, तब भी आपको सेम टू सेम यही सिचुएशन मिलती है। ओके, इसका मीनिंग ये हुआ कि टोटली यहाँ पर जो है रिलेटिव मोशन है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके, करंट प्रोड्यूस होने के। और ये करंट तब प्रोड्यूस होता है जब यहाँ पर क्या होता है, क्या होता है, तो उसको हम बताएंगे थोड़ी देर बाद। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो है इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 कॉइल लेकर चलते हैं। ओके, यहाँ पर तो देखो हमने मैग्नेट की हेल्प ली थी, अब हम यहाँ पर 2 कॉइल ही लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों कॉइल्स को जो है यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये लीजिए हमारी एक कॉइल है। ओके, फर्स्ट कॉइल, इस कॉइल को हम यहाँ पर नेम दे देते हैं ए। ये हमारी फर्स्ट कॉइल है ए। ओके, इस कॉइल का कनेक्शन हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक तो हम यहाँ पर जी सेल कनेक्ट कर देते हैं और सेल के साथ साथ हम यहाँ पर की कनेक्ट कर देते हैं। ओके, की। और जब हम इस की को ऑफ करते हैं तो इसका मतलब इस कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही होती है। और अगर आप इस की को ऑन कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रही होती है। ओके, अब इसी तरह हम एक कॉइल और ले लेते हैं जिसका साइज हम थोड़ा सा इससे बड़ा ले लेते हैं, हल्का सा बड़ा ले लेते हैं। वो बड़ा हम इसलिए ले रहे हैं यहाँ पर ताकि अगर हमें यहाँ पर जरूरत पड़े तो हम ये वाली जो सेकंड कॉइल है ना, इसको नेम दे देते हैं यहाँ पर क्या, बी। इस बी कॉइल में हम फर्स्ट कॉइल को इसके अंदर डाल सके। ओके, तो ये हो गई है जी हमारी सेकेंडरी कॉइल बी। अब हम इस बी कॉइल को क्या करते हैं, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं। ओके, ये हमने यहाँ पर इसे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है। अब कॉन्सेप्ट आता है कि कैसे यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर फैराडे ने क्या किया था, फर्स्ट कंडीशन में इन्होंने की को ऑन किया। तो जैसे ही इन्होंने की को ऑन किया तो ऑन करने पर क्या हुआ, ये जो ए कॉइल है इस कॉइल में करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। इस ए कॉइल में करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, और जैसे ही इसके अंदर करंट स्टार्ट हुई, उस करंट स्टार्ट होने के टाइम पे ही यहाँ इन्होंने क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। और वो डिफ्लेक्शन कहाँ पे आया, इस डायरेक्शन में आया। ओके, अब डिफ्लेक्शन तो आ गया, कब आया, जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई। ओके, लेकिन जब करंट फ्लो हो रही थी, कंटिन्यूअस फ्लो हो रही थी, स्टार्ट होने के बाद तो क्या हुआ कि ये जो डिफ्लेक्शन था ये ऑटोमेटिकली फिर जाकर कैसे हो गया, नल पॉइंट पर जाकर शिफ्ट हो गया, है ना। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि करंट स्टार्ट हुई तो डिफ्लेक्शन आया, बिल्कुल 1 माइक्रो सेकेंड के लिए आया, है ना, जिसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन। लेकिन अब आपके पास क्या हो रहा है, अब आपकी करंट कंटिन्यूअस फ्लो हो रही है, लेकिन कंटिन्यूअस फ्लो हो रही है तो जो डिफ्लेक्शन आया था ना वो क्या हो गया, दोबारा से नल पॉइंट पर चला गया है, यानी कि ये हो गया नल पॉइंट पर। फिर फैराडे ने क्या किया, सेकेंड टाइम में इस की को ऑफ किया।
ओके, की को ऑफ किया, दैट मीन्स करंट जो है वो फ्लो होना बंद कर दिया। तो जैसे ही करंट फ्लो होना बंद हुई तो यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर में दोबारा से डिफ्लेक्शन आया, और जो डिफ्लेक्शन आया वो अपोजिट डायरेक्शन में आया, पहले वाले डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन आया कितनी देर के लिए? 1 माइक्रो सेकेंड, मतलब बहुत कम सेकंड्स के लिए आया। तो यहाँ पर फिर इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये डिफ्लेक्शन थोड़ी देर के लिए आया और उसके बाद दोबारा जाकर कहाँ हो गया? नल पॉइंट पर जाकर ये डिफ्लेक्शन जो है, निडल जो है गैल्वेनोमीटर की, वो शिफ्ट हो गई है। तो दिमाग में कुछ आया नहीं है ना, फैराडे के समझ में नहीं आया कि भैया क्या हो रहा है। क्या आपने कोई रियल लाइफ में ऐसा एग्जांपल देखा है? याद करो, जरूर देखा है, रोज देखते हो, सुबह शाम देखते हो, भाई नहीं याद आया? चलो मैं बताती हूँ। आप ना, आपका जो मोबाइल होता है उसको चार्जर से कनेक्ट करते हो ना। तो जैसे ही आप मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट करते हो, क्या होता है? मोबाइल के अंदर हल्का सा ब्लिंक होता है ना, स्क्रीन ऑन होती है उसकी थोड़ी सी देर के लिए। लेकिन जैसे ही आपका चार्जर कनेक्ट हो जाता है, यानी कि वो चार्जिंग लेना स्टार्ट कर देता है, तो क्या होता है? आपकी स्क्रीन स्लिप मोड में हो जाती है, राइट। और जैसे ही आप चार्जर को हटाते हो, रिमूव करते हो, तो क्या होता है? मोबाइल की स्क्रीन जो होता है फिर थोड़ी देर के लिए ऑन होती है, लेकिन अपने आप ही 2 मिनट बाद ही क्या हो जाता है? वो स्लिप मोड में चली जाती है ना। तो बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन हो गई एक तरीके से कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, थोड़ी देर के लिए आया और ये स्लिप मोड में चला गया। फिर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में दोबारा डिफ्लेक्शन आया, अपोजिट डायरेक्शन में आया, यानी कि ये फिर स्लिप मोड में चला गया। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, इसका मतलब क्या हुआ कि इस बी कॉइल में करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। तब इस कंडीशन में यहाँ पे उन्होंने ए को प्राइमरी कॉइल कहा और बी को उन्होंने क्या कहा? सेकेंडरी कॉइल कहा। अब इतना सब होने के बाद भी कुछ क्लिक नहीं हो रहा था माइंड में, तो उन्होंने फिर थर्ड टाइम क्या किया? इस ए कॉइल को इस बी कॉइल के अंदर डालना स्टार्ट किया। अब इन्होंने क्या किया? इस ए कॉइल को इस बी कॉइल के अंदर डालना स्टार्ट किया। तो जैसे ही ए कॉइल बी कॉइल के अंदर आई, लाइक कैसे आई? सपोज कीजिए ये आपके पास जो है बी कॉइल है और ये हमारे पास ये जो अपर वाला पोर्शन है, ये हम किसका ले लेते हैं? ए कॉइल का ले लेते हैं। ओके, अब ये ए कॉइल इस बी कॉइल के अंदर आना स्टार्ट कर रही है, राइट। तो जैसे ही ये इतना आई, मतलब जैसे ही इसने एंट्री ली, एंट्री लेते ही डिफ्लेक्शन आ गया जी, बिल्कुल। और जब एंट्री वो लेते रही, धीरे 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 वो ऐसे स्लोली स्लोली उस कॉइल के अंदर जाती रही, तो डिफ्लेक्शन आता रहा। लेकिन जब वो जाकर ऐसे सेट हो गई अच्छे से, यानी कि इस बी कॉइल के अंदर ए कॉइल जो है वो कम्प्लीटली चली गई, तो डिफ्लेक्शन आना बंद हो गया, है ना। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? अब भैया इस कॉइल को बाहर निकाला, तो उन्होंने फिर जैसे जैसे स्लोली स्लोली बाहर निकालना स्टार्ट किया, डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट, और उतनी देर तक आता रहा जितनी देर तक वो बाहर निकलती रही कॉइल। लेकिन जैसे ही कम्प्लीटली बाहर निकल गई, डिफ्लेक्शन आना बंद। तो यहाँ पर फिर फैराडे ने सोचा कि इसका मतलब ये है कि ए और बी कॉइल, है ना, जब आप इस ए कॉइल को इस बी कॉइल के अंदर डाल रहे हो, एंट्री करा रहे हो, और जब एग्जिट करा रहे हो, तो जितनी देर तक रिलेटिव मोशन हो रही है उतनी देर तक डिफ्लेक्शन आ रहा है। और जैसे ही रिलेटिव मोशन बंद, तो आपका डिफ्लेक्शन भी क्या हो रहा है? यहाँ पर बंद हो रहा है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कि भाई रिलेटिव मोशन जो है यहाँ पर कंपल्सरी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उस रिलेटिव मोशन की वजह से यहाँ पर क्या हो रही है? करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ओके, लेकिन अब इन दोनों कॉन्सेप्ट के बाद, भाई जब फर्स्ट कॉन्सेप्ट में इन्होंने मैग्नेट के थ्रू करंट प्रोड्यूस कर ली, अब सेकेंड कॉन्सेप्ट में इन्होंने क्या किया? करंट के थ्रू करंट प्रोड्यूस कर लिया, है ना, करंट के थ्रू करंट। अब इसके बाद भी इनका दिमाग जो है ना एकदम क्लिक नहीं हुआ, तो एकदम क्लिक करने के लिए इन्होंने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट और किया, है ना। भैया कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छे से सब कुछ कंफर्म होना जरूरी है ना, तो थर्ड एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने कंफर्मेशन के लिए। अब इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? 2 कॉइल ली, राइट। तो हम सपोज कर लेते हैं एक कॉइल तो जी ये हो गई है आपकी, और इस कॉइल को तो इन्होंने किससे कनेक्ट कर दिया? गैल्वेनोमीटर से। ओके, और अब इन्होंने एक कॉइल और ली और इस कॉइल को हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं किससे? सेल से। सेल के बाद आप यहाँ पर कनेक्ट करते हैं रियोस्टेट से। रियोस्टेट आपके पास एक एपरेटस होता है जिसकी वजह से आप वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और इस रियोस्टेट को आप यहाँ पर कनेक्ट करते हैं किससे? की से। और की के बाद आप इसे कॉइल से कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये आपकी होती है यहाँ पर ए कॉइल और ये वाली आपकी होती है यहाँ पर बी कॉइल। अब हम इन दोनों कॉइल में यहाँ पर देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होती है।
तो सबसे पहले यहाँ पर फेराडे ने क्या किया था, ये जो की है इस की को ऑन किया। ओके, तो जैसे ही उन्होंने इस की को ऑन किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, राइट। और इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, इसका मतलब इस गैल्वेनोमीटर ने इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट किया। दैट मीन्स जो करंट है वो इस एक कॉइल में फ्लो होना स्टार्ट हुई, राइट। लेकिन अब इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे इन्होंने ऑन किया था डिफ्लेक्शन आया था, राइट। और जैसे ही फिर इन्होंने क्या किया, इस की को ऑफ किया तो अगेन डिफ्लेक्शन आया, बट कौन सी डायरेक्शन में आया, अपोजिट डायरेक्शन में आया। इसका मतलब ये हुआ कि दोबारा से यहाँ पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ था। लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर सोचा कि क्या की का ऑन और ऑफ होना ही कंपल्सरी है, या फिर जैसे इन्होंने अपने इन दो एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर फील किया था क्या कि रिलेटिव मोशन है ना, रिलेटिव मोशन ये आपको रिस्पॉन्सिबल मिली थी जब मैग्नेट का केस था तब भी, और जब कॉइल्स का केस था तब भी। तब अब फेराडे ने यहाँ पर सोचा कि जरूरी थोड़ी है रिलेटिव मोशन होना, क्या बिना रिलेटिव मोशन हुए करंट प्रोड्यूस कर सकता हूँ मैं। तो उन्होंने फिर क्या किया, यहाँ पर रियोस्टेट कनेक्ट किया है ना, रियोस्टेट। और इस रियोस्टेट से इन्होंने पहले यहाँ पर ऑन और ऑफ तो करके देख लिया, इनको मिल गया कि हाँ जी करंट यहाँ पर प्रोड्यूस हुई थी और गैल्वेनोमीटर में इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन भी आया था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इस रियोस्टेट से रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करना स्टार्ट किया है ना। तो जब इन्होंने वो चेंज करना स्टार्ट किया रियोस्टेट को, तो जैसे सपोज कीजिए 5 ओम से 10 ओम तक वो गया है ना, तो 5 ओम से 10 ओम तक जितनी देर में वो उन्होंने रेजिस्टेंस वेरी किया, जितनी देर तक चेंज किया उतनी देर तक यहाँ पर डिफ्लेक्शन आता रहा। लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करना बंद, डिफ्लेक्शन आना क्या हो गया, बंद हो गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि रिलेटिव मोशन जो है वो ओनली कंपल्सरी नहीं है इलेक्ट्रिक करंट के प्रोड्यूस होने के लिए, उसके साथ साथ क्या हो सकता है कि जो रियोस्टेट है उसकी वैल्यू चेंज करने से भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर फेराडे ने ये यहाँ पर कुछ डिसीजन लिए, और वो जो उन्होंने डिसीजन लिए उन पर बेस्ड उन्होंने 2 लॉ रेडी किए जिन्हें हम कहते हैं फेराडेज लॉ। तो उसका जो फर्स्ट लॉ होता है वो तो ये बताता है क्या, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ईएमएफ। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट लॉ से तो हमें ये पता चलता है कि ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ओके। और जो फेराडे का सेकंड लॉ था वो ये बताता है कि जो भी यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ओके। तो अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट फेराडेज लॉ जो है वो स्टार्ट करते हैं। तब तक आप जरा इसे नोट कर लीजिए। अपने इन सभी एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर फेराडेज ने यहाँ पर 2 लॉ दिए थे, ओके। उन्हें हम यहाँ पर कहते हैं फेराडेज लॉ। तो फेराडे का जो फर्स्ट लॉ होता है, अकॉर्डिंग टू फेराडेज फर्स्ट लॉ, व्हेन देयर इज ए चेंज in magnetic flux through a coil, जब भी किसी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, देन EMF and current induces in that coil। ये जो लॉ है आपका फर्स्ट लॉ, ये क्या करता है, जनरेशन ऑफ ईएमएफ को स्टेट करता है और साथ साथ में ही इंड्यूस करंट को भी ये यहाँ पर स्टेट करता है, ओके। सो देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल, देन ईएमएफ एंड करंट इंड्यूसेस इन दैट कॉइल, ओके। और अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, और जो इसका सेकंड लॉ होता है वो यहाँ पर क्या करता है, मैग्नीट्यूड को बताता है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, the EMF induced is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। That means कि EMF जो होता है अगर आप उसे E से रिप्रेजेंट करें तो ये प्रोपोर्शनल होता है किस पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि यहाँ पर जो भी आपके पास फ्लक्स होता है
उसका जो चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, उस पर ये यहाँ पे डिपेंड करता है। ओके, सो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल फाई अपॉन डेल टी। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट अप्लाई करते हैं के डेल फाई अपॉन डेल टी, एंड बाय एक्सपेरिमेंट्स के की वैल्यू आपके पास क्या आती है, 1 होती है, और कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाती है तो आपके पास ईएमएफ की वैल्यू होती है डेल फाई अपॉन डेल टी। ओके, तो ये हो गया आपके पास क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब अगर आपके पास यहाँ पर कंडीशन हो क्या कि जो डेल टी है, जो टाइम लिमिट है वो बहुत स्मॉल है, टेंड्स टू 0, देन उस कंडीशन में आपके पास ई की जो वैल्यू होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, डी फाई अपॉन डी टी में। ओके, अब ये तो जो कॉइल थी आपके पास यहाँ पे क्या है, ओनली एक ही टर्न है, एक ही टर्न की ये कॉइल थी, है ना। अगर हमारे पास कॉइल में बहुत सारे टर्न्स होते और वो जो सारे टर्न्स है आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं ना, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर कह सकते हैं इफ देयर आर n टर्न्स, अगर आपके पास n टर्न्स है तो ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक कॉइल में आपका ईएमएफ कितना है, डी फाई अपॉन डी टी, तो 2 कॉइल्स होंगी तो उसमें कितना हो जाएगा, 2 डी फाई अपॉन डी टी, 3 हुई तो 3 डी फाई अपॉन डी टी, तो n है तो आपका ये क्या होगा, n डी फाई अपॉन डी टी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फर्स्ट लॉ के थ्रू तो ईएमएफ का प्रोडक्शन बताते हैं और सेकंड लॉ पे अब आप क्या बताते हैं, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। अब कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास कि ईएमएफ जो है वो कैसी क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब स्केलर है या फिर वेक्टर है, बताओ आप, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो इस फैराडे के लॉ के थ्रू हमें क्या पता चला है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चला है, क्या डायरेक्शन पता चली आपको, नहीं ना। तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन भी पता करना बहुत जरूरी है। तो उस कंडीशन में क्या किया, जो फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स थे इन सभी को, इसके सारे रिजल्ट्स को लेंज ने स्टडी किया। यस, लेंज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको स्टडी किया। उनको स्टडी करने के बाद, सारे एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने के बाद उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। क्या उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा हो, चाहे करंट प्रोड्यूस हो रहा हो, वो उन सभी रीजन्स को अपोज करते हैं जिनकी वजह से वो वहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं। जो भी रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से ईएमएफ या करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, वो क्या करता है, जो प्रोड्यूस्ड ईएमएफ होता है उन्हीं रीजन्स को अपोज करता है। कैसे करता है, चलो देखो। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि जब आप बार मैग्नेट के एन पोल को, राइट, एन पोल को इस कॉइल के पास लेकर आ रहे थे तो क्या हो रहा था, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया था, लेकिन आपकी करंट की जो डायरेक्शन थी वो कैसी थी, बताओ ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि ये अगर आपकी कॉइल है तो इसमें आपकी जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ना। और जब इस डायरेक्शन में फ्लो होती है तो ये कौन से पोल की तरह बिहेव कर रही है, देखो एन, ये देखो ये इस तरह से ऊपर गया और ये नीचे आया, दैट मीन्स इट बिहेव्स लाइक एन पोल। अब अगर ये एन पोल बन गया तो क्या ये बार मैग्नेट के एन पोल को अपने पास आने देगा, बोलो आने देगा, नहीं ना। ये क्या करेगा, इसे यहाँ से पुश करेगा, लाइक रिपेल करेगा। और क्यों करेगा, बिकॉज दे आर लाइक पोल्स, और लाइक पोल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि भाई ये इसको रिपेल क्यों कर रहा है, भाई जब इसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है ना। अगर हम बार मैग्नेट का एन पोल यहाँ तक नहीं लाते तो करंट फ्लो नहीं होती, और करंट फ्लो नहीं होती तो ये एन पोल की तरह बिहेव ही नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको यहाँ पर लाया कौन, दिस एन पोल। इस एन पोल की वजह से ये यहाँ आया और अब ये इसी एन पोल को रिपेल कर रहा है, यानी कि ये अपने प्रोडक्शन का जो रीजन है उसको क्या कर रहा है, यहाँ पर अपोज कर रहा है। तो इस वजह से ईएमएफ अपने मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को भी क्या कर रहा है, अपोज करता है। ओके, अब ऐसे ही अब आप यहाँ पर देखो, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एन पोल दूर जा रहा है ना, दूर जा रहा है इस तरफ। तो जब एन पोल दूर जा रहा है तो करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। और जब करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता है तो उस कंडीशन में ये कौन से पोल की तरह बिहेव करेगा, देखो क्लॉकवाइज, इस तरीके से। तो जब इस तरह से आपकी करंट होती है तो ये
इस तरह से बिहेव करती है। और ये कौन सा पोल हो गया है? एस पोल, है ना। अब ये एस पोल क्या करेगा भैया? एन पोल को अट्रैक्ट करेगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ एन पोल दूर जा रहा था, जिसकी वजह से ये करंट यहाँ पर प्रोड्यूस हुई, और करंट प्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ? यहाँ पर डिफ्लेक्शन भी आया। लेकिन ये जो है किसकी तरह बिहेव कर रहा है? अब एस पोल की तरह। और एस पोल की तरह ये बिहेव कर रहा है, तो दैट मीन्स इस एन पोल को ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अब ये तो कहेगा कि नहीं मुझे दूर जाना है ना। और ये पोल क्या कहेगा? नहीं मुझे आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी वजह से इसका प्रोडक्शन हुआ है, ये उन्हीं रीजन्स को अपोज कर रहा है। तो इसका मीनिंग जो भी यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होंगे, ये उनको क्या करेगा? अपोज करेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस को अपोज कर रहा है ना। तो इस कंडीशन में उन्होंने, लेंज ने क्या किया, जो फेराडे का यहाँ पर लॉ था उसमें इन्होंने क्या किया? एक डायरेक्शन को और ऐड कर दिया, और उनके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने फाइनल लॉ दिया, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। माइनस क्यों? माइनस क्यों? तो ये जो माइनस है यहाँ पर क्या करता है? ये जो माइनस है यहाँ पर ये स्टेट करता है कि ये जो ईएमएफ है, ये इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, यानी कि उसके नेगेटिव में है। ओके, तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन आ जाता है। और अगर आपके पास आपकी कोयल में एन टर्न्स होते हैं, तो ये जो आपका ईएमएफ होता है माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी के इक्वल होता है। तो ये जो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट मिलता है, ये जो एक्सप्रेशन मिलता है, ये किसकी वजह से मिलता है? फेराडे और लेंज दोनों की वजह से मिलता है। ओके, अच्छा अब एक बात बताओ, ये जो लेंज ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो रीजन्स है जिनकी वजह से ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस हुए हैं, वो उन्हीं को अपोज करते हैं, तो क्या यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉलो होता है? बोलिए, होता है या नहीं होता? अब देखो होता है। कैसे होता है कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये उन्हीं रीजन्स को अपोज कर रहा है। जैसे कि अब एस पोल की बात कर रहे थे, है ना। एन पोल तो यहाँ पे क्या कर रहा था? दूर जा रहा था। लेकिन अब ये एस पोल बनकर ये क्या कर रहा है? इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना। ये इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। बट एन पोल क्या कह रहा है? मुझे दूर जाना है। ओके, और ये क्या कह रहा है? मुझे आपको अपने पास लाना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस बार मैग्नेट को इस कॉइल से दूर करने में हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, है ना। हम एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, और एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ज्यादा होता है। तो इसके एक्स्ट्रा एफर्ट करने की वजह से जो भी हमारा लॉस ऑफ एनर्जी है, वो यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ईएमएफ में। ओके, यानी कि जो भी हम यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर हमारा वर्क डन है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ईएमएफ में जाकर स्टोर हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो लेंज का लॉ है, इसके अकॉर्डिंग एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी फॉलो होता है। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।